हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 10th का वीवीआई प्रश्न जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग इसी सेट से पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूं, ये होने वाला है आपका सोशल साइंस का हैज़ वीडियो 5वां। ठीक है, जो 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इससे पहले मैंने हैज़ 4 तक मैंने वीडियो को कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लें, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिलहाल प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या बोल रखा है कि 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे। किसान और मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे, तो इसका कारण था, तो पहले गरीबी था, बेरोजगारी था, भूखमरी था और इनमें सभी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इनमें सभी। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में एक समूह पहचान की भावना पैदा करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए। तो कौन से कदम उठाए तो हो जाएगा आपका, एक केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था लागू की। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था। दूसरा क्या बोला है, अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। ठीक है, ये भी सही है। सी नंबर देखते हैं, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया। ये मतलब कि देश के अंदर जो आयात निर्यात हो रहा था, आदान प्रदान, तो उसको समाप्त कर दिया। एक और दिया है इनमें सभी, तो ये सारे जो है सभी सही है, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। आगे देखेंगे 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि 1861 में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया। तो 1861 में जब इटली का एकीकरण पूरा हुआ तो इसका जो सम्राट यानी राजा किसे घोषित किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विक्टर एमुनियल द्वितीय ने। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम प्रश्न संख्या 4 पे क्या बोल रखा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले के शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। मतलब कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जिस मैदान में जमा इतने लोग थे, तो किस कारण से किस मेले में लोग आए थे और जमा हुए थे। तो ये आए थे बैसाखी मेला में। ठीक है, बैसाखी पर्व बोले या बैसाखी मेला, बैसाख के दिनों में लगा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 5 नंबर क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये किया था बारदोली आंदोलन में। ठीक है, आगे देखेंगे 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि किन स्थानों को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान की भावना कहा जाता है। तो ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान किन संस्थाओं को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका विश्व बैंक और आईएमएफ को। ठीक है, विश्व बैंक और आईएमएफ को। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या बोल रखा है कि 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया, जिसमें लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। ठीक है, मौत के शिकार हो गए। तो किस बीमारी आ गया था, तो ये आ गया था आपका आलू अकाल। ठीक है, आयरलैंड में। 8 नंबर देखें क्या है, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन कौन से थे। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा था कपास और चीनी का उद्योग। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि 19वीं, अच्छा ठीक है, आगे देखें 9 नंबर कोस्टिस कौन थे। ठीक है, तो कोस्टिस कौन था, तो ये बुनकरों का एक समुदाय था। ठीक है, कोस्टिस जब भी पूछ दे तो ये हो जाएगा बुनकरों का समुदाय। आगे देखेंगे 10 नंबर क्या है, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो ये कहने वाले थे, कौन थे, मार्टिन लूथर। ठीक है, आगे देखेंगे हम क्या है 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी रोपण खेती किया जाता है। सीढ़ीदार रोपण खेती किस प्रांत में किया जाता है, ये पंजाब में, उत्तराखंड में किया जाता है। ठीक है, सीढ़ी नुमा खेती।
12 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्या बोल रखा है कि जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण मतलब कि अंदाजी बिना सोचे समझे प्रयोग करते किस प्रकार की समस्या पैदा हो सकती है। ठीक है, तो किस प्रकार की समस्या पैदा हो सकती है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सबसे पहले जलाक्रांतता हो जाएगा, लवणता हो जाएगा, सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी और इनमें सभी। ठीक है, तो इनमें सभी ये आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि जब भी तीन ऑप्शन दिया रहेगा और चौथा रहेगा इनमें सभी, तो आप लोग लगभग चांस यानी कि आप लोगों को आंसर नहीं पता रहेगा तो आप लोग सबसे पहले इनमें सभी को मार सकते हैं। ठीक है, एक और बता देते हैं, यदि आप लोगों को आंसर पता नहीं है और चारों ऑप्शन में सबसे लंबा ऑप्शन दिख रहा है तो अधिक चांस बनते हैं लंबा ऑप्शन का। ठीक है, आंसर पता नहीं है तो, और पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे 13 नंबर प्रश्न क्या है, वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वन सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है किसे, तो ये माना जाता है संरक्षित वन को। ठीक है, क्योंकि अवर्गीकृत थोड़ा सा लो क्वालिटी का होता है, सबसे खराब क्वालिटी का होता है, आरक्षित वन थोड़ा लो क्वालिटी का होता है। ठीक है, और रक्षित वन सबसे हाई क्वालिटी का होता है। इस पे ना तो पेड़ कटाने का और ना ही इसमें अतिभारण लघु यानी कि ना गाय बकरी ये सब चराने का आदेश भी नहीं होता है, ये पूरा रक्षित वन रहता है। आरक्षित वन में कुछ कुछ अनुमति के साथ छोड़ा जाता है। ठीक है, और उस पर आप लोग लकड़ी उकड़ी घर ला सकते हैं। अवर्गीकृत हो सकता है, पूरा छूट, आप लोग चराइए, काट के ला जाइए या फिर घर को पूरा पेड़ को उठा के घर में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अवर्गीकृत मतलब पूरा छूट। आगे देखेंगे क्या है 14 नंबर, भारत में कौन सी जाति काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। तो काले हिरण की रक्षा के लिए कौन सा जाति प्रसिद्ध है, तो ये है बिश्नोई। ठीक है, आप लोग देखिएगा एक फिल्म में एक वायरल हुआ था, सलमान खान ने जो था काले हिरण को मार के खा गया था, तो बिश्नोई जाति था उसे मारने के लिए पीछे लगा हुआ था। ठीक है, क्योंकि इसे पूजा जाता है बिश्नोई प्रजाति काले हिरण को। आगे देखेंगे 15 नंबर, क्या निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित कौन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, गंगा जो है भाखड़ा नागल परियोजना, ये है जो आप लोगों के लिए सम्मिलित नहीं है। चलिए आगे देखेंगे क्या है 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के गुल अथवा कुल का निर्माण करते हैं। गुल अथवा कुल का निर्माण कौन करते हैं, तो ये हो जाएगा पश्चिमी हिमालय। ठीक है, हिमालय। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। तो फसलों को सहायता देने के लिए कौन सी योजना करती है, तो ये करते हैं न्यूनतम खाद्यता सहायता, न्यूनतम सहायता मूल्य। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के खनिज का इस्तेमाल इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के, तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीज। ठीक है, 19 नंबर देखेंगे क्या है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो ये किया गया था आपका लगभग 1953 ईस्वी में। ठीक है, और सबसे पहले अच्छा ये नहीं है ना, न तो याद आ रहा था कि सबसे पहले भारत में ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये मुंबई से थाने के बीच चली थी। ठीक है, सबसे पहले। आगे देखेंगे क्या है 20 नंबर प्रश्न, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध यानी कि ताकतवर थे। तो ये हो जाएंगे आपका ताकतवर रहे थे, तो ये हो जाएगा फ्रेंच। 21 नंबर देखेंगे, सत्ता का बंटवारा किस प्रकार की व्यवस्था के लिए ठीक ठाक मानी जाती है। तो किस प्रकार की व्यवस्था के लिए ठीक ठाक मानी जाती है, तो ये हो जाएगा लोकतांत्रिक में। 22 नंबर देखेंगे, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ यही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना किस प्रकार के शासन व्यवस्था का उद्देश्य है। तो ये हो जाएगा आपका संघात्मक। ठीक है, जो संघात्मक में इस प्रकार के नियम लागू होते हैं। चलिए आगे देखेंगे
अच्छा, देखेंगे क्या है, ये हो गया था। एक सीढ़ीनुमा रचना जिसमें सभी जाति समूह को उच्चतम से न्यूनतम के रूप में रखा जाता है, तो वह क्या कहलाता है, ये कहलाता है जातीय पदानुक्रम। ठीक है, आगे देखेंगे 19 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। तो राजनीतिक दल का कार्य नहीं है तो दंगे फसाद कराना। ठीक है, आगे देखेंगे क्या 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतंत्र में संघर्ष को हल करने का तरीका नहीं है। तो लोकतंत्र का हल करने का तरीका कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका शास्त्रीय क्रांति। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, मानव विकास का अर्थ है। मानव विकास का क्या अर्थ है, ये हो जाएगा मानव के गुणात्मक सुधार लाना। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। तो सेवा क्षेत्र में मतलब कि जिसे सेवा प्रदान करता है, जैसे कि परिवहन, संचार और बैंकिंग, ये सारे सब सेवा प्रदान करते हैं। चलिए देखेंगे 28 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि वस्तु के बदले वस्तु आदान प्रदान किन प्रणाली में को कहा जाता है। वस्तु का आदान प्रदान किन प्रणाली में हो रहा था, तो ये हो रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली में। ठीक है, वस्तु का आदान प्रदान होगा तो वस्तु ही का विनिमय होगा। ठीक है, आगे देखेंगे 30 नंबर प्रश्न क्या है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखेंगे 30 नंबर प्रश्न क्या है कि वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है, यानी कि उत्पादकों के मानक तय करता है, उसे क्या कहते हैं। उत्पादक का मानक कौन तय करता है, तो ये करता है आपका ISO। ठीक है, ISO। आगे देखेंगे क्या है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, तो देखेंगे। चलिए, ये जो शानदार प्रश्न है और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखेंगे प्रश्न, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। निरंकुशवाद ऐसा सरकार या शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुशवाद सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 32 नंबर, स्वराज से आप क्या तात्पर्य है। तो स्वराज का क्या तात्पर्य है, देखेंगे क्या, स्वराज का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से है जैसे कि स्वशासी ब्रिटिश उपनिवेशों में स्थापित है। साधारण भाषा में इसका अर्थ स्वराज पड़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 33 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। ठीक है, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। चलिए देखेंगे क्या है उत्तर, मानव की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास, इन सब की पूर्ति के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। संसाधन मानव जीवन को सुखद व सरल बनाते हैं। आज संसाधन किसी देश की प्रगति के सूचक माने जाते हैं। इस प्रकार संसाधनों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। ठीक है, आगे देखेंगे 34 में प्रश्न क्या है कि खनिज क्या है। ठीक है, खनिज क्या होता है, तो देखेंगे क्या है, खनिज प्राकृतिक रासायनिक यौगिक है। इसमें संघटक और संरचना स्वरूप में समानता पाई जाती है। ये शैलों और अयस्कों के अवयव हैं। इनकी उत्पत्ति भूगर्भ में हो रही विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा हुई है। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न देखेंगे। 35 नंबर प्रश्न क्या है कि खनिज, अच्छा, राजनीतिक दल के दो कार्य लिखे। राजनीतिक दल के दो कार्य, पहला सत्ता दल सरकार का निर्माण करते हैं और जन कल्याण के कार्यों को जनता तक पहुंचाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है, ख नंबर, विरोधी दल सरकार की नीतियां की आलोचना करके उसे सेवा कार्यों में लिप्त रहने के लिए मजबूर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या है 36 नंबर, समवर्ती सूची से क्या तात्पर्य है। इसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित हैं। ठीक है, समवर्ती सूची से क्या तात्पर्य है और इसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित हैं। चलिए देखेंगे क्या है,
समर्थित सूची ऐसे विषय दे रखे हैं जिनका संबंध दोनों केंद्र राज्य और राज्यों में होता है। इस विषयों की गिनती कोई 47 के लगभग है, ठीक है, जिसमें से मुख्य दीवानी एवं फौजदारी, कानून, विवाह एवं तलाक, उत्तराधिकारी, शिक्षा वन, बिजली एवं श्रम संगठन आदि इस विषयों पर दोनों तथा राज्यों के सरकारों कानून बना सकती है, परंतु विवाह के मामले में केंद्र सरकार बनाया गया कानून मान्य होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 37वां प्रश्न क्या बोल रखा है कि साक्षरता दर से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है। तो साक्षरता दर नाम ही सुन के लग रहा है साक्षर जनसंख्या। ठीक है, चलिए इसे भी देखेंगे पूरा डिटेल से। क्या बोल रहा है, 7 वर्ष और इससे अधिक वायु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। 38 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। ठीक है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। आगे देखेंगे। 39वां प्रश्न क्या है कि इटली एकीकरण की प्रक्रिया संक्षिप्त में वर्णन करें। ठीक है, इटली एकीकरण की प्रक्रिया देख लेना है आप लोगों को टुडे में। इटली एकीकरण 2025 में आया था कि जर्मनी एकीकरण। ठीक है, दोनों में से एक आएगा, जो आया होगा वह तो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या है इटली एकीकरण प्रक्रिया। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्र हैम्बर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। ठीक है, मतलब जब एकीकरण नहीं हुआ था तो बहुत सारे छोटे छोटे मतलब ब्रांच में बटा हुआ था। दूसरा क्या है, युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिनबाउंड के शासक विक्टर एमोनियल द्वितीय पर थी। ठीक है, आगे देखेंगे। ग नंबर क्या है, मंत्री प्रमुख काबूल जिसने इटली के एकीकरण की प्रक्रिया एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या है। ग नंबर, मंत्री प्रमुख काबूल जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, ये देख लिए थे। घ नंबर देखेंगे क्या बोल रखा है कि काबूल ने फ्रांस में सार्डिनिया पिनबाउंड की एक चतुर कूटनीति संधि की। ठीक है, जो फ्रांस की मदद से 1859 में ऑस्ट्रिया बोलो का हरा पाना कामयाब हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है। ड नंबर, जसेपे गैरिबोल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवक ने इस युद्ध में हिस्सा लिए। ठीक है, आगे देखेंगे क्या। च नंबर, 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों पर कब्जा जमाया। अंत में स्पेनी शासक को हटाने के लिए स्थानीय किसान का समर्थन पाने में सफल रहे। ठीक है, इस प्रकार इटली एकीकरण की प्रक्रिया में शासक विक्टर एमोनियल द्वितीय, काबूल और जसेपे गैरिबोल्डी की विशेष भूमिका थी और 1861 में एमोनियल द्वितीय, ठीक है, को एक एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। ये जो था छोटा सा प्रश्न, आगे देखेंगे और क्या क्या बोल रखा है। चलिए 40 नंबर क्या बोल रखा है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। ठीक है, महामंदी का कारण क्या क्या था उसका व्याख्या करने बोल रहा है। चलिए देखेंगे हम लोग। 1929 ईस्वी में समस्त संसार को एक भयंकर आर्थिक संकट ने आ घेरा। ठीक है, ऐसा आर्थिक संकट पहले कभी देखने को नहीं आया था। यह संकट संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 ईस्वी में पैदा हुआ और देखते ही देखते, ठीक है, 1931 ईस्वी तक रूस को छोड़कर विश्व के अनेक देशों में फैल गया। ठीक है, आर्थिक संकट 1929 के लिए उत्तरदायी कारण निम्नलिखित है। ठीक है, जो पहला क्या है, यह संकट औद्योगिक क्रांति के कारण चीजें की आवश्यकता से अधिक उत्पादन के कारण पैदा हुआ था। ठीक है, मतलब कि जितना उपयोग में आने वाला था उससे अधिक पैदा हो गया था।
ठीक है। 1929 ईस्वी में अमेरिका के तैयार माल इतने भंडार हो गए थे कि उतना खरीदार कोई नहीं था। ठीक है, कि इसका इतना अधिक उत्पादन हो गया था कि इसका खरीदार ही घट गया था। ठीक है, यूज ही ज़्यादा नहीं कर रहा था। आगे देखेंगे क्या है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप के देश इतना बर्बाद हो गए थे कि वे अमेरिका से माल आयात करने की अव्यवस्था में ना थे। ठीक है, इसके आगे देखेंगे क्या है ग नंबर। जब तैयार माल का कोई खरीदार ना रहे तो वहाँ कारखाने बंद हो जाएंगे और हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है घ नंबर। जब कारखाने बंद हो गए तो किसान की पैदावार में पैदावार का भी कोई खरीदार ना रहा। ठीक है, इस तरह किसान के लाभ में भी कभी कमी आ गई और कृषि मजदूरों की मजदूरी कम हो गई। अमेरिका की शेयर एजेंसी मार्केट में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई। ठीक है, जिसमें वहाँ कोई लगभग 1 लाख व्यापारियों का दिवाला निकल गया। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है 41 नंबर प्रश्न। जल दुर्लभता क्या है? जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है? ठीक है, मतलब कि जल संरक्षण मतलब जल को कैसे बचा सकते हैं और किस प्रकार से इसका समस्या हो रहा है। देखें क्या है। जल यद्यपि प्राकृतिक का असमाप्त होने वाला उपहार है, फिर भी असमान वितरण, अत्यधिक मांग एवं दुरुपयोग के कारण जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है तथा जल दुर्लभ होता जा रहा है। जल की इस कमी को यानी कि समस्या को जल दुर्लभता कहते हैं। ठीक है, जल संरक्षण के उपाय। जल का प्रयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए। ठीक है, इसका महत्व समझना चाहिए। पहला जो है जल संरक्षण का उपाय क्या है। जल को संशोधित करके इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है। वर्षा के दिनों में जो जल व्यर्थ यानी कि बर्बाद हो जाता है, बर्बाद होकर बह जाता है, समुद्र में चला जाता है, उसे हम नहरें खोदकर सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। घ नंबर देखेंगे। बड़े बड़े गहरे तालाब बनाकर इस पानी को एकीकृत किया जा सकता है और गर्मी के महीनों में जल का प्रयोग सिंचाई अथवा अन्य कार्यों में किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है घ नंबर। पानी का संरक्षण करके हमें अत्यधिक उपज पैदा कर सकते हैं और अधिक बिजली पैदा कर सकते हैं। ठीक है, हम कोयले और तेल जैसे अनापूर्ति स्रोतों को बचा सकते हैं। जल प्रकृति की महान देन है, इसलिए इसका उपयोग बड़ी समझदारी से करना चाहिए। ग नंबर देखेंगे क्या है। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों? ठीक है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों? देखेंगे क्या है। ये 5 नंबर का, इसलिए 5 टॉपिक लिख दीजिए, आंसर खत्म। क्या है, ठीक है, देखेंगे। भारत एक उष्णकटिबंधीय या गर्म देश है, इसलिए यहाँ सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता की अधिक संभावना है। एक अनुमान के अनुसार यह लगभग 20 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष है। ख नंबर देखेंगे। भारत की फोटो वोल्टाइक तकनीक उपलब्ध है जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश की सीधे विद्युत में बदला जा सकता है। ग नंबर देखेंगे। सूर्य का प्रकाश प्रकृति का एक मुक्त उपहार है, इसलिए निम्न वर्ग के लोग आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है घ नंबर। जबकि कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के स्रोत का एक बार प्रयोग करके दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। यहाँ सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है, इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, देखेंगे ड नंबर क्या है। सौर ऊर्जा का प्रयोग हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि खाना बनाने में पंप द्वारा जल निकालने, पानी को गर्म करने,
दूध की कीटाणु रहित बनाने तथा सड़कों पर रोशनी करने आदि के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है 43वां प्रश्न। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। ठीक है, तो बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। इसका क्या व्यवस्था है, चलिए देखते हैं। क देखते हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से इस बात की व्याख्या व्यवस्था की गई है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। कुछ विशेष तथा बनाए जा सकते हैं जब दोनों भाइया समुदाय के लोग प्रतिनिधित्व का बहुत उपयोग पक्ष में हो तो कोई एक समझदार एक तरफा फैसला नहीं कर सकता। क्या है, समुदाय एक तरफा फैसला नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है शासन की व्यवस्था शक्तियां का विभाजन केंद्र और राज्य सरकार के बीच स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। किसी भी मामले में क्या है, यह पहचान नहीं, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है ग नंबर। ब्रुसेल में अलग सरकार है जहां दोनों समुदाय का राज्य सरकार, अच्छा क्या है दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। घ नंबर देखेंगे क्या है बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकार के अतिरिक्त एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है जिसे समुदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। इस सरकार में प्रतिनिधियों का चुनाव अलग अलग भाषा बोलने वाले समुदाय द्वारा होता है। इस सरकार संस्कृति शिक्षा और भाषा जैसे मामले में निर्णय करती है। आगे देखेंगे 44वां प्रश्न क्या है कि चलिए देखेंगे क्या है शासन की संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या 3 मुख्य अंतर है, इस उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। पहला क्या है शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप में अंतर। पहले है संघात्मक, उसके बाद है एकात्मक। क्या है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन होता है जैसे भारत में। एकात्मक क्या होता है संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकार के पास होता है और वह क्या है संपूर्ण देश का शासन चलाता है जैसे कि इंग्लैंड फ्रांस और श्रीलंका में। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है बी नंबर। केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को आदेश जारी नहीं कर सकती है, ये बोल रहा है। बी क्या बोल रहा है एकात्मक संघ केंद्रीय सरकार राज्य अथवा स्थानीय प्रशासन को आदेश जारी कर सकते हैं। सी नंबर देखेंगे क्या है संविधान प्रायः कठोर होता है, केंद्रीय सरकार अपनी मर्जी में परिवर्तन नहीं कर सकता है। देखेंगे एकात्मक का सी संविधान प्रायः लचीलता है, केंद्रीय सरकार अपनी मर्जी से परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या है
चलिए आगे देखेंगे क्या बोल रखा है कि 45 नंबर, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रकृति की समीक्षा करें। ठीक है, उपभोक्ता आंदोलन अनेक प्रकार के ग्राहकों के उत्पादन, व्यापारी और दुकानदारों द्वारा अंधाधुंध ठगे जाने के कारण शुरू हुआ। कब तक लोग इस अन्याय को बर्दाश्त कर सकते? कभी उन्हें तेल, घी, शक्कर आदि में होने वाली मिलावट का सामना करना पड़ता था, तो कई बार कंकड़ वाली दालें, मसाले और खाने पड़ते थे। ठीक है, कम तौला भी मिलता था, परंतु हर बार उन्हें अनिश्चित दाम लिया जाता था। हर चीज़ की कोई हद होती है। हद से बाहर जाने के बाद आंदोलन उठाने प्रयास संभावित ही बन जाती है। अंत में तंग होकर उपभोक्ताओं ने 1960 के दशक में इस अधिकारी आंदोलन को विरोध अपना आंदोलन चलाया। अंत में सरकार को 1986 ईस्वी में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पास करना पड़ा। ठीक है, आगे देखेंगे 46वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में बैंक की क्या भूमिका है। ठीक है, देखेंगे क्या है देश की अर्थव्यवस्था में बैंक की भूमिका। पहला, बैंक में लोगों अपनी बचत को जमा करते हैं जहां उस पर ब्याज प्राप्त होता है तथा पैसा सुरक्षित भी रखता है। बैंक जरूरतमंदों को ऋण देकर उनके आर्थिक विकास का मार्ग प्रकाश करता है। बैंक में अधिक लोग काम करते हैं जिसके कारण से बैंक में रोजगार मिलता है। ठीक है, आगे देखें क्या है, बैंक देश में मुद्रा के परिवहन को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए आगे क्या बोल रखा है कि 46 नंबर, रोलेट एक्ट क्या था? गांधी जी ने रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया, वर्णन करें। भारत रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया गया था? ठीक है, चलिए हम लोग विस्तार से देखेंगे। भारत में ब्रिटिश शासन के हो रहे प्रतिरोध के खिलाफ ब्रिटिश ने इंपोरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1919 ईस्वी में एक कानून पारित किया जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये कानून क्या था? चलिए हम लोग एक करके देखें क्या है। भारत में रोलेट एक्ट का प्रखर विरोध हुआ। गांधी जी अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसा ढंग से अवज्ञा करने की घोषणा की। इस नागरिक अवज्ञा को 6 अप्रैल 1919 से एक हड़ताल के साथ प्रारंभ होना निश्चित किया गया। रोलेट एक्ट के खिलाफ विभिन्न शहरों में रैलियों एवं जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकान स्वयं बंद हो गई, टेलीग्राम सेवा संबंधी कर दी। ठीक है, इस प्रकार देश में अव्यवस्था का अलग फैल गया। आगे देखेंगे क्या है। हाँ, अंग्रेज ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू किया, अनेक नेताओं को हिरासत में लिया गया। गांधी जी के शुल्क में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है। 40 नंबर देखेंगे। 48 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्ता का नियुक्ति किया। ठीक है, तो इन किन कारणों पर उपलब्ध है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापारियों और दलालों की भूमिका समाप्त करने के लिए बुनकरों पर अधिक नियंत्रित स्थापित करने की घोषणा की। वेतन भोगी कर्मचारी तैनात कर दिए गए जिसमें गुमास्ता का आविष्कार किया गया। ठीक है, आगे देखें क्या है। ख नंबर, वे ही बुनकरों से तैयार किए गए माल को इकट्ठा करते, वे बुने हुए सामान विशेषकर बचे हुए कपड़े की गुणवत्ता की जांच करते और बेचते करते थे। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है। 49 नंबर प्रश्न, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों को वर्णन करें। तो तापमान चाहिए 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये उष्ण संतोष कटिबंधीय फलन से होता है। वर्षा चाहिए 50 से 75। मिट्टी चाहिए मिट्टी यहाँ दिख नहीं रहा है। ठीक है,
गेहूं की खेती के लिए अच्छा दोमट मिट्टी, ठीक है, क्या मिट्टी, दोमट मिट्टी आवश्यक है। मिट्टी के पर्याप्त नमी व ठंडा मौसम गेहूं की फसल है के लिए जरूरी होती है। घ नंबर देखेंगे गेहूं का फसल के पकाने बदलने रहित कक्षा आवश्यक है। ड नंबर देखेंगे क्या है, गेहूं अधिकतर उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार आदि क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है 50 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि विश्व के अच्छा लोकतंत्र के राजनीतिक दल की जरूरत, लोकतंत्र में राजनीतिक दल की क्यों आवश्यकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। विश्व में बड़े बड़े देश हैं जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्योंकि इन बड़े देशों में किसी व्यक्ति द्वारा शासन संभव नहीं है, इसलिए कई लोग के समूह मिलकर शासन करते हैं। इस स्थिति में लोगों को एक समूह के रूप में संगठित करने के लिए राजनीतिक दल की जरूरत होती है। पहला कार्य, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के मतों द्वारा शासन वर्ग का चुनाव होता है। इसके लिए एक देश या प्रांत का कोई चुनाव क्षेत्र में होता है। इसके लिए एक देश या प्रांत की कई चुनौती क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। राजनीतिक दल ही चुनाव क्षेत्र में विभाजन किया जाता है। राजनीतिक दल ही चुनावों में जनता विभाजन किया जाता है। राजनीतिक दल ही चुनाव में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले अपने जिम्मेदार खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और बहुमत मिलने पर सरकार का गठन करते हैं। एक व्यक्ति द्वारा बहुमत मिलाने पर सरकार का गठन करते हैं। ठीक है, बहुमत मिलाने पर सरकार का गठन करते हैं। इस व्यक्ति द्वारा एक क्षेत्र में चुनाव जीतकर सरकार का गठन करना। रक्षा क्षेत्र में चुनाव जीतकर सरकार का गठन करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल की जरूरत होती है। चलिए आगे देखेंगे क्या है ग नंबर, राजनीतिक दल में एक विचारधारा के लोग सम्मिलित होते हैं जो चुनाव में बहुमत मिलने पर सरकार का गठन करते हैं और पूरे कार्यकाल तक शासन करते हैं। लेकिन अगर विभिन्न विचारधाराओं के लोग जो विभिन्न चुनाव क्षेत्र से जीतकर सरकार का गठन के लिए जो विभिन्न चुनाव क्षेत्र जीतकर सरकार का गठन के लिए के लोग जो विभिन्न चुनाव क्षेत्र से जीतकर सरकार का गठन करते हैं, यदि उनमें कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उनके द्वारा गठित सरकार क्षणिक ही होगी। ऐसी स्थिति में प्रभावी राजनीतिक दल की जरूरत होती है जो सत्ता में आने पर ठीक से पहले सरकार संचालित कर रहे हैं। आगे देखेंगे 51 नंबर प्रश्न क्या है, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद करें। ठीक है, तो खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर, खुली बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी, इस बेरोजगार के अंतर्गत लोग पूर्णतः यानी पूरी तरीका से बेरोजगार होते हैं खुली बेरोजगारी में। प्रच्छन्न बेरोजगारी में मतलब कि नियोजित होते हैं लेकिन वास्तव में वो भी बेरोजगार होते हैं। ठीक है, इसका अंतर्गत एक भी व्यक्ति को काम उपलब्ध नहीं होता। इसके अंतर्गत कुछ व्यक्ति को काम में लगे हुए होते हैं दिखावा के लिए। ठीक है, आगे देखें क्या, इस प्रकार की बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रकार की बेरोजगारी लोग गणना अस्पष्ट रूप से किया जा सकता है, इससे स्पष्ट रूप से प्रच्छन्न बेरोजगारी को नहीं किया जा सकता। ठीक है, यह हो गया था। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 52, मानचित्र देख के दर्शाना है। जमशेदपुर लौह अयस्क खदान, बेलाडीला, भांगड़ा नागल बांध, सूती वस्त्र उद्योग, सूरत। यहाँ पर नंबर देकर आंसर दिया हुआ है। भांगड़ा में पहला नंबर है। ठीक है, भांगड़ा नागल परियोजना या बांध।
जो कि हमको लगता है किस क्षेत्र में है, ये पंजाब हरियाणा क्षेत्र में है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या उद्योग, उद्योग कहाँ है, झारखंड में। ठीक है, जमशेदपुर झारखंड में। ठीक है, उसके बाद गुजरात में क्या है, गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग यानी सूरत है। चौथा जो है क्या है, ये आंध्र प्रदेश की क्या है, ये आंध्र प्रदेश में है आपका, ये हो जाएगा आपका बंदरगाह यानी कि विशाखापट्टनम। ठीक है, आगे देखेंगे क्या बोल रहा है। ये था आप लोगों के लिए हैज द रेट वीडियो, हैज द रेट वीडियो 5वां। इससे पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो चाहिए आप लोगों को, चाहिए तो आप लोग कमेंट करके उसका वीडियो लाए करके आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, आप लोगों के लिए वीडियो भी आएगा। चलिए फिर मिलेगा अगले और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।